सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे। नैब समेत 6 ऑर्डिनेंसों की वापसी, हुकूमत अपोजिशन इत्तेफाक राय की गाड़ी, राना सनाउल्लाह का हुकूमत को बड़ा चैलेंज, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान जंग, उस्मान बुज़दार भी रह गए दंग, जिनसी हरासगी का संगीन इल्जाम, हमीद हारून फिर भी ओहदे पर बराजमान, फवाद चौधरी पीटीआई का हीरा नहीं मीरा, फवाद चौधरी पीटीआई की मीरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अब से कुछ देर पहले कोयटा में एक धमाका हुआ जिसमें डीएसपी समेत 2 अफराद जाँ बाक हुए, शहीद हो गए हैं और ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। देखा जा रहा है जैसे एक दफ़ा फिर कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़यात में कुछ तेज़ी आई है। ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है और ऐसा क्यों है, हुकूमत के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है कि जिस तरह हम मुल्क में देख रहे थे कि दहशतगर्दी के वाक़यात में बड़ी तेज़ी से कमी आ रही थी, लेकिन पिछले चंद दिनों में ये कोयटा को दहशतगर्दों निशाने पर रख लिया है। लेकिन एक ख़ास बात यह भी है कि हमने देखा है माजी में कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं अब उनकी तफ्तीश बेहतर तरीके से होती है और जो दहशतगर्द हैं वो भी पकड़े जाते हैं, उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वाक़े में जो मुलव्वस हैं उन तक भी पहुँचा जाएगा और हुकूमत अब इस तरफ भी ज़्यादा तवज्जो देगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की तवज्जो अब लग रहा है, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब, वो कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे कि अब एहतसाब की बात करना छोड़ दी है उन्होंने, क्योंकि ताज़ा खबर ये है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। आप भी कहेंगे ये कौन सी ताज़ा खबर है, तो जनाब ज़रा गौर से सुने कि ताज़ा खबर यही है। आपको याद होगा कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले ये नारे बड़े ज़ोर से मारा करते थे, इनका इशारा आवाम की सोच में आने वाली तब्दीली की तरफ था, लेकिन फिर सोच की इस तब्दीली ने इन्हें इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचा दिया और उन्होंने फिर ये नारा मस्ताना बुलंद किया कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, एनआरओ नहीं देंगे। लेकिन 1.5 साल तक ये गर्दान दोहराने के बाद जनाब वज़ीर आज़म को पता चला कि सबका एहतसाब और मईशत को उठाने का ख्वाब साथ साथ नहीं चल सकते। सो मेरे अजीज़ हमवतनों, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सोच में। ज़रा गौर से सुने, अब छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा का जिक्र आपको कहीं सुनने को नहीं मिल रहा। अब वज़ीर आज़म के लबों पर है तो ये कि 2020 खुशखबरियों का साल है, नौकरियां मिलने का साल है, क्योंकि अब इन्हें पता चल गया है कि अगर एहतसाब का राग छेड़ा मईशत की रक्कासा आराम से नीचे बैठ जाएगी, जिसके बैठने को तब्दीली सरकार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए उनकी सोच में तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है। इस तब्दीली को मीडिया इत्तेफाक राय का नाम दे रहा है, जिसके नज़ारे कौमी असम्बली के ऐवान में नजर आना शुरू हो गए हैं। आज 5 बिल कसरत राय से मंजूर हुए और 6 ऑर्डिनेंस वापस ले लिए गए, जिनमें नैब ऑर्डिनेंस भी शामिल है। कानून साजी में ये तेजियां भी गवाही दे रही हैं कि तब्दीली सरकार के ख्यालात में तब्दीली आ चुकी है। इसीलिए तो अब अपोजिशन भी चैन की बांसुरी बजा रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये कहने लगे हैं कि सुकून कब्र में जाकर ही मिलता है। इस तब्दीली से क्या आवाम का भला भी होगा या फिर ज़बरदस्तों को ही फ़ायदा होगा? आज सबसे पहले इसी असद खरल साहब से, बाबर डोगर साहब से। खरल साहब, ये जो ऑर्डिनेंसेस वापस लिए गए, ये तो कमाल हो गया है। ये तो हुकूमत ने कभी कहा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उसमें ख़ास तौर पर एहतसाब वाला और बेनामी वाला, उसका बाकी तो बिल की सूरत में पास हो गए और ज़ैनब अलर्ट जो है वो भी बिल पास हुआ, बहुत ज़बरदस्त है वो चीज़। लेकिन बाकी बिल पास हो गए हैं और मैं अगर आप इजाज़त दें तो उनका सिर्फ नाम ले दूं कि कौन कौन से बिल हैं। वफाकी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस असम्बली में जो पेश किए हैं उनमें 4 बिल्स पास हुए, जिनमें वजारती सर्टिफिकेट बिल, कानूनी मामलात इंसाफ, आला अदलिया में लिबास और ख़वातीन के जायदाद के बिल्स की कसरत राय से मंजूरी हुई। लेकिन कौमी एहतसाब और बेनामी लेन देन से 2 बिल्स मज़ीद गौर के लिए मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेज दिए गए हैं। तो ये जो 2 काम के थे, जिस तरह बाबर डोगर साहब प्रोग्राम से पहले कह रहे थे, वो तो रफू चक्कर हो गए वो बिल। अब देखिए उसामा साहब, ये 6 बेसिकल आर्डिनेंस थे और जब हुकूमत ने 100 दिन के अंदर ये कहा था कि हम लेजिस्लेशन करेंगे और बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब जो हैं वज़ीर कानून और इंसाफ, इन बिल्स के हवाले से, लेजिस्लेशन के हवाले से एक सैर असल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें बाकी हुकूमती जो टीम के लोग, कैबिनेट के लोग भी शामिल थे। इमरान खान साहब के जो मामन हैं,
मोमिन खसूसी हैं वो भी शामिल थी। बड़ी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जिस तरह वजारतों की 100 दिन की कारकर्दगी। अब ये 6 ऑर्डिनेंस थे जिसमें आपने बताया कि 5 कवानीन तो कसरत राय से इसमें मंजूरी दे दी और यानी जो 5 बेसिकली कवानीन मंजूर हुए हैं, 6 ऑर्डिनेंस वापस लिए गए जिसमें 2 बड़े जो थे मामलात, एक था नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है जो वापस लिया गया, जिस तरह मैंने बताया था आपको जी कि वो तो होना ही है बेनामी वापस, और बेनामी जो है एसेट्स जो है क्योंकि उसमें भी बड़े बड़े लोग आएंगे। अब इनके अंदर होगी मॉडिफिकेशन, ये सारा गिव एंड टेक हो रहा है। और बाबर साहब कल ही ब्रेकिंग न्यूज दे चुके हैं कि मॉडिफिकेशन वाली होगी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहते हैं। उन्होंने अपने बिल तैयार किए हुए हैं, बाकी उन्होंने मान लिए हैं। जाहिर बात है कि 4 जो लोग हैं, चले कम से कम इस बहाने गिव एंड टेक में एक काम तो हुआ। उसामा साहब ये क्रेडिट दे असेंबली को, लोगों का भला क्या हो गया। इसमें जो 4 अहम मामला थे ना, बहुत अच्छी बात, आप लोगों का भला क्या हुआ। सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक छोड़ के दूसरी जनरेशन आ जाती थी और वो केस हल नहीं होता था, बच्चे बेचारे यतीम हो जाते थे, मर जाते थे, दूसरी नस्लें आ जाती थी, कोई ना कोई पंगा आ जाता था, कोई स्टे आ जाता था, कोई और पार्टी कूद पड़ती थी, कोई बाहर से आ जाता था, कोई दोबारा से आ जाता था, बीच में टांग अड़ा लेता था। तो वो एक बुजुर्ग दुनिया से चला गया है तो उसका सर्टिफिकेट तक नहीं मिलता। एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था कुछ पार्टियां, माफिया, और ये सक्सेशन सर्टिफिकेट एक कापिल टास्क बन के रह गया। विरासती नाम हो सकती थी। अच्छा, फिर लीगल एड ऑर्डिनेंस, ये बहुत अच्छी है, आम मफाद आमा की बात है। जी। अच्छा, इससे क्या होगा थोड़ा एक जुमले में बता दें। ये जो है कानूनी मुआवनत और इंसाफ, इसके अंदर कानूनी मुआवनत की है, कोई भी गरीब आदमी जो है मुस्तक है, डिजर्विंग है, उसको हुकूमत जो है वो बकायदा उसमें फराहम करेगी अपनी हेल्प। सक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर बहुत एक लिमिटेड टाइम है, कानून के मुताबिक अदालतों को उस दिन मियाद के अंदर हर सूरत में सक्सेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो साल लग जाते थे क्योंकि लेजिस्लेशन नहीं थी। तीसरा मामला था खवातीन की जायदाद में हकूक से मुतल्लक जो ऑर्डिनेंस, खवातीन को भी आपको पता है बहनों को रिवाज नहीं है देने का, और कोई ले लेती हैं तो उनको बेचारों का कथा तलकी कर जाती है। ये तो कोई तरीका इस्लामी में तो मामला मौजूद है, और हमारा आइन जो है, कानून जो है वो है प्रियम्बल क्या है कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगा, कुरान में बिल्कुल। लेकिन अब मामला ये भी आ गया, लादीनियत भी थी वो, फिर बेनामी लेन देन। अब बेनामी लेन देन, फिर आला अदलिया के ड्रेस कोड और कौमी इंसाफ ऑर्डिनेंस। अब जो बड़े मामला 2 हैं, ये भी कौमी मफाद के लोग, आम पब्लिक के लोग, जो मफाद आमा के कानून वो तो हो गए, वो इसलिए रोक रहे हैं कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन। मुझे एक चीज बताएं कि ये जो ऑर्डिनेंसेज आए हैं, ऑर्डिनेंस जब आता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आता है, तो वो किसी इमरजेंट सिचुएशन पे आता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि जिस पे फौरी तौर पर लेजिस्लेशन रिक्वायर हो, तभी ऑर्डिनेंस आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो 4 बिल जो आज 4 जो ऑर्डिनेंसेज जो पास हुए हैं, उसमें एक विरासती सर्टिफिकेट है, कानूनी मामलत व इंसाफ का बिल है, आला अदलिया में लिबास और ख्वातीन की जायदाद के बिल, और ज़ैनब अलर्ट का ऑर्डिनेंस नहीं था। अब ये चारों मैंने आपको बताए हैं, मुझे बताएं इसमें कौन सी इमरजेंट सिचुएशन थी जिस पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया और सारे मुल्क में इतना शोर मचा। मुझे तो गवर्नमेंट की फहम फरासत पे शक होना शुरू हो गया है कि ये तो बिल सिंपली इजलास में भी ले जाते, कौन सी, मुझे साहब मैं जानना चाहता हूँ इसमें कौन सी ऐसी जल्दी थी, कौन सी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी कि आपने आला अदलिया का जो लिबास, ख्वातीन की जायदाद, विरासती सर्टिफिकेट और कानूनी मामलत व इंसाफ, नेशनल असेंबली का इजलास है 15 दिन में हो जाएगा, उसमें ये बिल पेश हो जाते हैं और उसमें कंसेंसस के साथ पास हो जाते हैं। अब भी तो आज भी तो हो ही गए ना, बिल नहीं पास हो गए, ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? करेक्शन कर ली ना, तो सुबह का भूला कर शाम को आ जाता है। साहब बात ये है डॉक्टर साहब साल लगते हैं, सर नहीं पासपोर्ट जब आपका क्या बात करें, और सेशन चलने देते थे अपने तरीके इस्तेकाक आ जाती थी जी, हमारे लोगों को पहले लाया जाए, कोरम की निशानदेही हो जाती है, फलां हो जाता है, बाइकाट हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब रोज आ जाते थे तकरीरें करने। डॉक्टर साहब हमने असेंबलियों में क्या पास बैठे रहते, असेंबलियों में पास क्या होता है, दोनों बोलने, असेंबलियों में पास क्या होता है, पहले लेजिस्लेशन होती है किस पे कि ब्लू पासपोर्ट, सब हाथ खड़े कर देते हैं। एमएनए एमपीएस का जो पर्क्स हैं उसके लिए सब हाथ खड़े कर देते हैं। ये तो हो जाते हैं मुफादे आमा के बिल। सर ये इसलिए के ऑर्डिनेंस वापस हुए हैं, सर ये इसलिए के ऑर्डिनेंस वापस हुए हैं इस वजह से। आज एहतसाब की और बेनामी जायदाद की कोई बात नहीं कर रहा, ये लेन देन हुआ है, ये एनआर हुआ है,
ये नूरा कुश्ती हुई है। ओसामा साहब और लोगों का तो भला हो गया ये ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट के सारे बिल थे, ये वैसे ही पास हो तो जाते लोगों का भला हो गया, अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। बहस ही नहीं हो रही थी। फरोग नसीम साहब लेके 6 माह से बैठे हुए थे, इसको साल पूरा हो गया है। कब पेश किए, कौन सी ये पार्लियामेंट पेश तो तमाशा लग रहा था, कभी कोरम पूरा नहीं हो रहा, कभी बहस शुरू हो रही थी, पेश ही नहीं हुए। एजेंडा पूरा मैं तो हैरान हूं पे इस पे, अगर इन बिलों पे भी ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत है तो फिर तो ये ऑर्डिनेंस तो खत्म करके बिल पास किए हैं। एक बात जब एक फाइनलिटी देखी सर, मेरा तो पहले सवाल ये है कि ऑर्डिनेंस All well that ends well। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। आप प्रेसिडेंशियल जब ऑर्डिनेंस लाते हैं तो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है ये बुरी लेजिस्लेशन, लेकिन अगर आपको चाहिए कि उसको असेंबली के थ्रू लेके अवामी मफाद के हो गए हैं, उसी वक्त आना चाहिए। जब कोई बड़ी चीज है, बड़ा इशू है, असेंबली का सेशन नहीं। एक चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए जो खरल साहब ने बात की, ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो बड़ी अच्छी बात है कि जो बच्चे 18 साल से कम तो अच्छा हो गया। लेकिन उसामा साहब, ये जो ऑर्डिनेंस, ये जो नैब ऑर्डिनेंस जो है इसको रोका गया ना, ये जो कल हमने डिस्कशन की थी यहाँ पर, बिल्कुल, कि उसमें ये कि पार्टी आगे बताऊंगा, ये जो आप नूरा कुश्ती हो रही है ना, एक बुरी खबर है चोरों, डाकुओं और लुटेरों के लिए जो मैच फिक्सिंग करने जा रहे थे, जो करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को नैब के हवाले से 100 मोटो 17/16, जिसमें मैं दरखास्त गुजार हूँ, और उसमें चेयरमैन नैब, उसमें अटार्नी जनरल, सारे सूबों के डीजी, सारे सूबों के चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, वो है सारे रिस्पोंडेंट। और वो है अल्ट्रा वारिस नैब की सेक्शन 25A नैब का ऑर्डिनेंस जो है उसके हवाले से रजाकराना रिकवरी और प्ली बार्गेन। रजाकराना रिकवरी के ऊपर स्टे है। बड़ी अच्छी बात है। 25 जनवरी को ये केस बेंच नंबर 1 में फिक्स हो गया है। 25 जनवरी को ही सुन लें। अभी ये आपस में मैच फिक्सिंग कर रहे हैं ना, और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। 25 जनवरी को 2016 का ये केस चल रहा है, 2-3 साल हेयरिंग हुई इसकी। अभी कुछ देर से ये केस नहीं था जेर समाअत, अभी हो गया है। और चीफ जस्टिस बेंच नंबर 1 जस्टिस गुलजार साहब, और साथ इस बेंच में शामिल कौन है, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस सजाद अली शाह साहब। अब ये जो आपस में करेंगे नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर और बिल के ऊपर, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला भी ये टेक अप दोबारा से फिक्स होगी हियरिंग। उस पर बात करते रहेंगे कि आपकी दरख्वास्त की बात है। 2 जनवरी होगी तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी ऑलरेडी कॉग्निजेंस लिया हुआ है, वो भी देखेगी। राना सनाउल्लाह साहब ने अपील कर दी, आज उन्होंने कुरान भी ले आए थे ऐवान में, और उन्होंने कहा कि उस पर कहर नाजिल हो जिसने मेरे खिलाफ ये केस बनाया, और 15 किलो जो हेरोइन मेरे पर डाली गई वो गोदाम से लाकर डाली गई। उन्होंने क्या कहा असेंबली में और क्या होता रहा, जरा देखिए। अल्लाह के फजल से ये अल्लाह की पाक किताब और रब्बे जुल जलाल के जो नाम छत के ऊपर लिखे हैं, मैं इनको गवाह ठहरा के कह रहा हूं कि मैं ये सच कह रहा हूं। मैं इस हाउस के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से ये कह रहा हूं कि इस केस में कोई तफ्तीश नहीं हुई, इसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मेरे साथ तफ्तीशी अफीसर की बात करते कि फुटेज दिखाने चले, ठीक है जी, मैं फिर ट्रायल फेस कर लेता हूं। अगर इस मामले में कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई तफ्तीश नहीं हुई, और सिर्फ गोदाम से निकाल के 15 किलो हीरो के साथ मुझे अदालत में पेश कर दिया गया है, तो मैं फिर ट्रायल जो है वो साल 2 साल 3 साल मैं क्यों फेस करूं। मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है, अगर किसी को शक है ये कैबिनेट की कमेटी बना दें, मैं पेश होने को तैयार हूं। ये कोई इंक्वायरी कमेटी बना दे, मैं पेश होने को तैयार हूं। अगर इनको शक है तो ये जिस तरह से कहें, मैं उस अमल से गुजरने को तैयार हूं। वरना मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि जुडिशियल कमीशन फॉर फैक्ट फाइंडिंग जो है वो इस मामले के ऊपर बनाया जाए। 2 रुख है इस तस्वीर के, एक जो अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, दूसरा जो ANF का मौकफ है। आबिद शीर अली के वालिद साहब और इनके सीनियर रहनुमा, हमने कुछ नहीं कहा। 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम मैं बैठ के नहीं लगाता इनके ऊपर। क्या हम मॉडल टाउन का सानिया भूल गए कि जिसमें बेदर्दी से खवातीन को और बच्चे को गोलियां मार के शहीद किया गया? क्या हम भूल गए उस बच्ची की फरियाद जो चीख चीख के इस ऐवान से सवाल कर रही थी कि क्या कसूर था मेरी वालदा का, क्या कसूर था मेरी खाला का कि इनके हुक्म पे उनका कत्ल कर दिया गया? वो बच्ची तो इस ऐवान में आके सवाल नहीं कर सकती। स्पीकर साहब, यहाँ पे आके सब जुडिस मैटर्स को इस ऐवान में उठाना ज्यादती सिर्फ इस ऐवान के साथ नहीं है। बाबर डोगर साहब, मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा तो इस पर बात होनी चाहिए कि ये वो माहौल है जिसमें आप कह रहे थे कि जी बिल्स ले आने चाहिए थे। ये वो माहौल है जिसमें बजट की कॉपियाँ भी फाड़ी जाती थी,
और यही बात है कि अपने ज़ाती केसेस जो आपके खिलाफ हैं उनको आप ऐवान में ला कर बात कर रहे हैं और पैसे भी फिर आप ले रहे हैं ऐवान से कि जनाब यहाँ पर लोगों की बात करनी है। आपका ज़ाती केस है, अदालत में है, आप आके जनाब सारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उसामा साहब चलें, मैं आपकी बात मान गया, ज़रा आप वो मिनिस्टर साहब के भी तो हालात देख लें। वो कह रहे हैं कि जी मॉडल टाउन का इशू बता रहे हैं कि राना पे 22 अफराद के कत्ल का इशू है। मैं कहता हूँ कि इस मिनिस्टर को गले से पकड़ लेना चाहिए कि जनाब आपकी हुकूमत है, आप हुकूमत में हैं, पंजाब में आपकी हुकूमत है, पुलिस आपके अंडर है, अदारे आपके अंडर हैं। अगर मॉडल टाउन का इशू है तो क्या उसामा साहब वो आपने हल करना है? मैंने इंसाफ लेके देना है? कहाँ वो मॉडल टाउन के जो लोग हैं किससे इंसाफ तलब करें? वो आप अदालतों से। सर हुकूमत, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत उसमें अदालतों के पास हुकूमत ने जाना है। तो नहीं रोका अदालत ने कि किसी मुलजिम को ना पकड़े, ऐसा तो कोई नहीं है। मेरा मतलब मैं हैरान हूँ मुराद इन मिनिस्टर साहब पर। वो किससे पूछ रहे हैं, किससे कह रहे हैं कि ये मॉडल टाउन के कातलों की बात किससे कर रहे हैं? और भाईजान कौम आपकी तरफ देख रही है, आपने इंसाफ लेके देना है मॉडल टाउन के कातलों का। आपने उसको जो है अल्लामा तारुल कादी के साथ बात किया था, आपने माल रोड पे धरना दिया था, आपने वादा किया था कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम मॉडल टाउन के कातलों को पकड़ेंगे। आपने 1.5 साल में क्या किया है? मेरा सवाल तो इन मिनिस्टर साहब से है, इस हुकूमत से है, पंजाब हुकूमत से है कि आप फिर वही रोला डाल रहे हैं। ये तो हैरत है इस गवर्नमेंट पे सर कि ये मेरा मतलब कि वो रोला डाली जा रहे हैं कि जी ये मॉडल टाउन के कातिल हैं आप, ये है वो है। इस असम्बली में स्टेटमेंट देने से तो कोई मसला हल नहीं होगा। आप पुलिस से बात करें, आप दोनों उनको तरफ अरेस्ट करें। उसामा साहब बात डोगर साहब की जो बात में क्या हुआ? आप सुन लें, इससे थोड़ा सा बाहर ना निकले। मामला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने मिसयूज किया उस ईवान का, और उन्होंने जो बात की, एक स्पेसिफिक बात की कि ये जो मेरे ऊपर हीरोइन डाली गई है वो गोदाम से लाके डाली। जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। वो कह रहे हैं मुझे ये बताएं, अब ये सुन लें, पहले एक जुडिशियल कमीशन मॉडल टाउन अब मुझे ये बताएं क्या 9C के मुकदमात में मनशियात फरोज जो हैं, क्या सबको ये अपॉर्चुनिटी अवेल है कि वो असेंबली में जाएं और वो कहें जो एक प्रोसीडिंग जो हो रही है उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बना दे? एक क्रिमिनल केस है तो उसके पास एमएनए का केस है, ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब। आप मनशियात फरोज जो एमएनए वो बेल लेके गया है ना, वो बेल लेके गया है ना, वो बेल कोर्ट ने दी है ना। आप अभी केस आप क्या कहते हैं कि वो बन जाएगा? आप नहीं कह सकते। मेरा इस पे ऑब्जेक्शन है। मामला कोर्ट में इल्जाम है ना, उसके ऊपर इल्जाम साबित हुआ, उसको बेल हुई है और जो कोर्ट की जजमेंट है वो तो पढ़ लें। वो इक्वल मुल्ज़म है ना, तो क्या दीगर जो मुल्ज़म 9C के जिनके ऊपर पर्चा होता है वो ये कह सकते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है उसके दौरान, ट्रायल के दौरान जुडिशियल बनाए, फैक्ट फाइंडिंग बनाए, पार्लियामेंट? नंबर 1। अब दूसरी बात है मुराद सईद साहब को भी उनके इल्जाम का जवाब देना चाहिए था। भाई मनशियात का केस मेरा काम नहीं है साबित करना, वो ANF का कोर्ट का मामला है। मुझे राना साहब ऐसे हाथ रखे और कहे इसी कुरान की मैं कसम खाता हूं कि मेरे जितने 45 जायदादें हैं, असासे हैं, प्लाजे हैं, मैंने MNA MPA की जो तनख्वाह थी उसकी तनख्वाह से, या मैंने वकालत जो मैंने केस किए, जो मैंने तो नहीं देखे कहीं केस कर रहे हैं, उनकी आमदन से ये एसेट्स, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरी जायदादें, अंदरूने बैरूने मुल्क जो भी चीजें हैं ये मैंने बनाई हैं। ये राना साहब अगर इतनी उनमें हिम्मत है, अगर कुरान तो वो ले ही आए हैं तो ये भी जरा कर दे। मैं यहाँ पे कह दूंगा कि वाकई में गलत ये तो पीटीआई को ये तो पीटीआई को चाहिए थे ना मुराद सईद को, बजाय वो तकरीर झाड़ने के। ये एक और खबर जो बाबर डोगर साहब तो उठा, तो इसमें भी कोई कुरान उठा ले। एक खबर बाबर डोगर साहब ने ब्रेक की थी कि ये जो कहा जा रहा है, आज ये खबर आई, सब मीडिया ने कहा कि जनाब वजीर आला उस्मान बुज़दार, पंजाब के वजीर आला हैं, उनसे मिलने से इनकार कर दिया MPAs ने। उस ग्रुप के बारे में बाबर डोगर साहब पहले बड़ी पेशगोई कर चुके हैं कि मिले हुए हैं आपस में। इस पर फिर उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला बाबर डोगर साहब की एक और खबर सही साबित हुई हमारी प्रोग्राम में। अब पता चला में इन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो नाराज़ अरकान का ग्रुप बन रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, 20 लोग उसमें शामिल हैं। और उन्होंने ये बगावत इसलिए की है कि जनाब जो नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं, या IG हैं, या BG हैं, या ब्यूरोक्रेसी में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, अब वो हमारी नहीं सुन रहे, और जो भी हम सिफारिश करते हैं गलत सही, वो उस पर कानूनी धारे, वो कहते हैं जी मेरिट पर हमने काम करना है। तो अब ये बात वाज़े हो गई है, और हत्ता के एक वज़ीर की ड्यूटी लगाई गई कि भाई नाराज़ अरकान को लेकर आओ, वज़ीर आला से मुलाकात करवाते हैं।
तो उन्होंने अपनी डिमांड्स बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि चलो पहले तो हम खुद अपने लिए मुशीर वजीर ये सीटें मांगते थे, अब हमारे कहने पर सियासी बुनियादों पर सरकारी महकमे तैनातियां भी हमसे पूछ कर करें, या हम जिनकी सिफारिश करें उनकी तैनातियां भी होनी चाहिए। अब वो बिली थैले से बाहर आ गई। लेकिन एक बात बाबर साहब, आपने तो कहा था कि ये उस्मान बुज़दार के साथ मिले हुए हैं, वो तो इनकार कर रहे हैं बुज़दार साहब से मिलने से। वो कहते हैं जब तक की डिमांड्स नहीं पूरी होती हमने नहीं करना। वजीर मौसूफ उनके पास गए, उनसे बात की, फोन पर रब्ता किया, वो 20 के 20 ग्रुप बना हुआ है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, और वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता हम मिलने उस्मान बुज़दार से। उसामा साहब, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मैं इसको बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ कि ये सब कुछ उस्मान बुज़दार खुद करवा रहे हैं। उनके कहने पर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, उन्हीं के कहने पर ये सारे जो लोग हैं ये एक तनाव की सूरत हाल पैदा की हुई है। अब दूसरी तरफ देखें कि आज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने पंजाब की काबीना को आखिरी वार्निंग दे दी है कि जनाब या तो आप परफॉर्म करें, नहीं तो फिर मैं सारी कैबिनेट जो है ना इसको रिशफल कर दूंगा और इनको घर वापस भेजूंगा। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के हालात ये हैं कि पंजाब में डिलीवरी नाम की चीज़ कोई नहीं है। नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आया, नया चीफ सेक्रेटरी आया, नया आईजी आया, उनके वो अब इनकी सारी दुकानदारियाँ बंद हुई हैं। पंजाब में पूरी ये कोशिश की जा रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उस पर प्रेशर बढ़ाया जाए और किसी तरीके से उनको मजबूर किया जाए कि वो इनकी जायज़ नाजायज़ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें। आप यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ मैं देखिए बात बता दूँ कि सीएम के हालात देख लें कि सीएम के जो फूफा हैं, जो कि पहले डीपीओ रहीम भावलपुर थे, फिर डीपीओ रहीम यार खान थे, आजकल एसपी क्राइम ब्रांच मुल्तान है, उनको स्पेशल ब्रांच, उनको कल एक नया वीगो डाला दिया गया है। सर सुन तो ले खल साहब, मैं वही बता रहा हूँ आपके डीपीओ का घर अभी तक उनके पास है। नहीं, भावलपुर के डीपीओ का घर अभी तक उनके पास है, और इसके साथ साथ उन्होंने एक और सरकारी घर पर कब्जा किया हुआ है जहां पर रेनोवेशन सरकारी खर्चे से जारी है, यानी कि 80 लाख रुपया उस पर लग चुका है। एक डीपीओ के घर उनके कब्जे में है, दूसरे घर की रेनोवेशन जारी है, उनकी फैमिली डीपीओ के घर में रह रही है, दूसरा सरकारी घर जो तैयार हो रहा है, जब वो तैयार हो जाएगा तो वो डीपीओ का घर छोड़ के उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और एक वीगो डाला जो है उनकी फैमिली के लिए उनको डीपी वहाँ पर भावलपुर दिया गया है, वो भी है तकरीबन 60-70 लाख का तो होगा सर। कोई बता सकता है कि ये किस कानून के तहत हो रहा है कि एक बंदा जो एसपी स्पेशल ब्रांच है मुल्तान में, वो डीपीओ के घर पे भी कब्जा करके बैठा हुआ है, एक सरकारी घर पे भी उसका कब्जा है, सिर्फ इसलिए कि उसका रिश्तेदार जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब है। मैं आईजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी दोनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों इस चीज़ को देखें, इस वाक़े को इन्वेस्टिगेट करवाएं कि क्यों एक और इस पे उनका रिस्पॉन्ड आना चाहिए। अगर रिस्पॉन्ड नहीं आएगा डोगर साहब, अगर रिस्पॉन्ड चीफ सेक्रेटरी, और यकीनन हमें उम्मीद है कि वो देंगे, मेजर आजम सुलेमान साहब एक इंतहाई अपराइट ऑफिसर हैं और प्रिंसिपल पे वो खड़े होने वाले बंदे। आपको पता है आज चीमा की हड़ताल के अंदर वो नहीं शरीक हुए थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जब होम थे, और इस तरह जो मौजूदा आईजीपी हैं, तो अब वो रिस्पॉन्ड यकीनन उनको करना चाहिए। अवाम का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, और इमरान खान साहब उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वहाँ पे आजम खान साहब, अगर उस्मान बुज़दार साहब का कोई रिश्तेदार है तो मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान बुज़दार साहब ने कोई काम तहरीरी तौर पर दिया, स्पेशल लॉ, और अगर तहरीरी काम नहीं दिए उसको वीगो डाले दिए जा रहे हैं, डाले दिए जा रहे हैं, दो घरों पे कब्जा रख रहे हैं, घरों पे उसका कब्जा और 80 लाख की रेनोवेशन हो रही है, 80 लाख रुपए की रेनोवेशन हो रही है। इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए बस बैठी हुई, और रिस्पॉन्ड भी वाकई का सभी को पता है, इस चीज का सभी को पता है, लेकिन बेबस है कि वो चीफ मिनिस्टर का रिश्तेदार नहीं। ये भी मेरा मामला है कि क्या उस्मान बुज़दार साहब ने ये लिख के दिया किसी को ऑर्डर, जिसने और ये वीगो डाला दे रहा है, जिसने 80 लाख रुपए की रेनोवेशन करवाई, जिसने 2 घरों का कब्जा दिया हुआ है, और जो मुतलका अथॉरिटीज खामोश है, क्या उनके ऊपर भी एक्शन नहीं बनता? उस्मान बुज़दार साहब को उस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, और जो मुतलका जिम्मेदारान है वो शेरशाह सूरी वसीम अकरम प्लस हैं, वो जो मर्जी करते हैं, अगर वो नहीं देते हैं, हुकूमत पंजाब के तर्जुमान DGPR जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, जो भी लोग हैं, हम ये प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं और दूसरी दफा बात कर रहे हैं, पहले भी हमने उनको मुखातब कर किया, हम वेलकम करेंगे, वो इसका रिस्पॉन्ड दे। अच्छा समझ है, एक और चीज मैं आपको बताऊं, अब भी देना चाहिए, वो रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। प्लस की गवर्नमेंट, अगर हमारी कोई गलत बात है, प्लस की गवर्नमेंट है, मैं आपको एक और वाकया बताता हूं। रहीम यार खान में आजकल गन्ने की कटाई है और गन्ने की सेल जारी है। इन्होंने आर्जी तौर पर इन्होंने देखें, हुकूमत ने एक जो फैक्ट्रियों जिनकी गन्ने की फैक्ट्रियाँ शुगर मिले हैं, उनको एक फैसिलिटी दी है ताकि मिडल मैन का रोल खत्म हो जाए। उनको कहा कि आप 1 करोड़ रुपया केन कमिश्नर को जमा करवाएं
और आप खुद आरजी सेल सेंटर्स बनाएं और वहाँ पर जाकर खुद काश्तकारों से डायरेक्ट जो है वो गन्ना खरीद लें। सर 34 सेल सेंटर कायम हुए हैं, 34 सेल सेंटर्स कायम हुए हैं इस सिलसिले में रहीम यार खां में, जहाँ पर गन्ना खरीदा जा रहा है। आप रहीम यार खां में, रहीम यार खां पर सबसे ज्यादा इसमें अभी स्टोरी पूरी नहीं हुई, स्टोरी पूरी नहीं हुई। जहांगीर तरीन है, वहाँ पर खुसरो मुख्तियार है, बड़े बड़े जितने भी मिनिस्टर हैं वो सारे हैं। केन कमिश्नर के पास 1 रुपया जमा नहीं हुआ, 1 करोड़ रुपए का लाइसेंस मिलता है, आप जाके उससे गन्ना खरीद सकते हैं, आजी सेल सेंटर बना सकते हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपया जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, 34 सेल सेंटर वहाँ पर बने हुए हैं, तो 34 करोड़ रुपया जमा होना चाहिए था ना उसके पास। चीफ सेक्रेटरी साहब और वजीर आला साहब जरा इसको भी चेक कर लें, तो ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, 34 करोड़ रुपया सरकारी खाते में है, केन कमिश्नर के पास जमा है। अच्छा मुझे ये बताया, और जिन्होंने उस्मान बुज़दार साहब ने रमजान से पहले कहा था कि हम ज़कीरा अंदोज़ों चीनी वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, छापा हुआ। आपको पता नहीं है जो गन्ना लगाया जाता है, जो किसान रुलता है, आपको पता है अभी 34 अगर सेंटर में 34 करोड़ जमा नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना, तो गन्ना कैसे खरीदा जाएगा? मिडलमैन का रोल खत्म करने की पॉलिसी तो आ गई, इस पे अमल दरामद अब देखना है क्या उस्मान बुज़दार साहब ने इतनी ताकत है, हो जाएगा सर सारा, क्या इमरान खान साहब इसको इंश्योर करा सकेंगे? क्या चीफ सेक्रेटरी फायदा क्या हुआ उसमें? मसला पैसे ही नहीं हो जाएगी, मैंने सरकार को तो कुछ नहीं ना मिला, 34 करोड़ रुपया केन कमिश्नर के पास जमा नहीं हुआ, तो चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इमरान खान है, वो और आप पता क्या होगा? एक मिनट इमरान खान साहब पता करवा लें कि वो जो 34 सेल सेंटर वो पता है कहां पे गया है, 34 वो जो अप्रूव हुए हैं वो किन लोगों के हैं? हाँ जी, कौन लोग वो गन्ना खरीद रहे हैं, किन के लोग हैं वो? और एक और मैं आपको बता दूं, 34 करोड़ उनकी जेबों में गया है, वो पता क्या करते हैं? एक और मैं आपको बता दूं, एक और काम, वो कम कीमत पे गन्ना खरीदते हैं, ठीक है, मिलों के पैसों से, और लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, कहते हैं वरना सीपीआर एक और चीज, ये एक और चीज एक और चीज हो रही है। रहीम यार खां में गन्ने की परचेज की कीमत है 164 रुपए, साथ ही आप बॉर्डर क्रॉस करें सिंध जो है वहां पर ये कीमत है 240 रुपए। मेरी इतलात ये भी है कि गन्ना जो है वो वहाँ से खरीदा जा रहा है और जाके सिंध में बेचा भी जा रहा है, प्रॉफिट लिया जा रहा है, और वहाँ पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है, कोई सेस ड्यूटी नहीं है, सरकार को इस पूरे सेस ड्यूटी भी नहीं मिल रही, पूरे इस इशू में सरकार को 1 रुपया नहीं मिला, और हुकूमत और पूरे महकमे बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बनी इजाजत है ये शुगर माफिया के सामने। जुनूबी पंजाब से ही जब जुनूबी पंजाब की बात हो रही है, एक ओवरसीज पाकिस्तानी वो बड़ा के इमरान खान साहब आए हैं तो वो कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे असासा हैं, सबसे बड़ा असासा उन्होंने उनको कहा, वो जज्बे से आए कि हम पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करते हैं। अब आप माफिया का जिक्र कर रहे हैं, भावल नगर में उन्होंने कहा जी हम बस टर्मिनल बनाते हैं, जिस तरह यहाँ बड़े शहरों में बने हुए हैं, बड़ा अच्छा हम लोगों को वो ट्रैवल की सहूलत दें। तो जनाब वहां पर जो माफिया है वो बनने नहीं दे रहा, हर चीज उन्होंने अप्लाई करके देख ली, हर तरह का एनओसी मिल गया है, लेकिन आखिरकार वो बनने नहीं दिया जा रहा। तो वो जनाब मुझे उन्होंने कॉल की कि यार हम यहाँ पाकिस्तान में फिर किस लिए आए हैं, इतना पैसा यहाँ पर करोड़ों रुपया लेकर आके लगा के, इस पे मेरा ख्याल है हम चीफ माफिया फिर भावल नगर में भी है, वहां पर जो सियासतदान है यही सियासतदान है जो कह रहे हैं यहाँ पर रूल कर रहा है, महकमे उसके सामने बेबस है, हुकूमत बेबस है, मुझे वो जो दिल कर रहा है, भावल नगर में 240 रुपए मन गन्ना क्या आम जिम्मेदार जाके वहां क्रॉस कर सकता है? एक्साइज वाले वहां पर बैठे हुए हैं, जो सारी डिपार्टमेंट पता क्या है, पहले जहांगीर तरीन की मिलों को गन्ना पूरा होगा और उसके बगैर बाद जो गन्ना वापस बच जाएगा वही उनके मिडलमैन लेके 2,140 रुपए पे भी खरीदे बेचेंगे, लेकिन ट्रालियां सिर्फ आम जिम्मेदार की नहीं जाएंगी उनकी। और ये जो 1 करोड़ रुपया 34 करोड़ देना था ना, वो अपने लोगों को मुबैना तौर पर मेरे पास जो इतलात आ रही है और भी मिले हैं, उन्होंने अपने मिडलमैन बैठा दिए हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर 1 करोड़ रुपया कमिश्नर केन को तो सेंटर पे पैसा अदा होगा, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। अब किया क्या है, एक्सप्लॉइट किस तरह करते हैं, जिम्मेदार को कहते हैं इधर से तो मिलेगा नहीं, मिल से जाके सीपीआर हाथ में कागज का टुकड़ा पकड़ा देते हैं कि साल भर किस्तों में ले लो। अब जिम्मेदार ने पहले बैंक उठाया, कर्जा लिया, जेवर बेचा, गन्ना तैयार हुआ,
अब आगे क्या हो गया, रोक देते हैं, सोखा होता है, वजन कम हो जाता है, पैसे किस्तों के बजाय वही बंदा अपना मालिक आधे पैसों से कम पैसों से लेता है अपने मिडिल मैनों के जरिए, तो रोल जाता है जिम्मेदार। और ये अरब के जिनके खान सामों के डायरेक्टर बना के करोड़ रुपए, और जो मोटरसाइकिल पे फिरने वाला बंदा जहांगीर तरीन जैसा, आज अरबपति कैसे बन गया? वक्त हो गया, यही माफिया है जिसका जिक्र कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉग बनाते हैं, और जिस तरह इन्होंने खबरें बताई, मैंने आपसे भावल नगर में भी इसी तरह ही माफिया है सियासतदानों का। वो कहते हैं हमारे बगैर कोई और कारोबार नहीं कर सकता। तो इब्राहिम ट्रैवल्स जो है वहां बेचारों की नहीं चल रही। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। रेप का एक ऐसा इल्ज़ाम जो सोशल मीडिया से शुरू हुआ और अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उसकी बात हो रही है। हमीद हारून जो सरबराह हैं डॉन मीडिया ग्रुप के, उन पर मशहूर डायरेक्टर जामी ने इल्ज़ाम लगाया क्योंकि 12-13 साल पहले हमीद हारून ने जामी का रेप किया। उसके बाद हमीद हारून साहब ने किया कि लीगल नोटिस उनको भेज दिया, लेकिन अभी तक हमीद हारून के लीगल नोटिस के बाद जामी ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो वापस उन्होंने नहीं लिया, वो अपनी बात पर कायम है। उन्होंने इस हवाले से कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह अब वो कर्ब से गुजरते हैं, और अब बताने की वजह यह है कि वो ख़ुद उन मुतासरीन की मदद करते हैं, तो सोचते हैं कि मेरे साथ जो हुआ मैं क्यों ना बताऊँ। इसी तरह से एक और शख्स भी सामने आ गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब से। लगारी साहब, ये अब इल्ज़ाम लगा है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐसे शख्स को जिस पर ऐसा इल्ज़ाम लग जाए वो कुछ अरसे के लिए ही सही, जब तक वो इल्ज़ाम की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, तो तब तक उसको ऐसे इदारे में नहीं रहना चाहिए जहां वो रहकर इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को? देखें, सोसाइटी की बाज़ मुसल्लमात होती हैं, हर सोसाइटी की होती हैं। हमारी सोसाइटी की भी बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कतई तौर पर उनको एब्सलूट हैसियत हासिल है और वो कतई चीज़ें समझी जाती हैं कि अगर आपने झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, मगर लोग तो बोलते हैं। आपने कत्ल नहीं करता है मगर कत्ल नहीं करना है, मगर कत्ल तो होते हैं। आपने जुर्म नहीं करना है मगर जुर्म तो होते हैं। आपने डाका नहीं डालना है मगर डाके तो डलते हैं। इस तरह के वाक़यात हिरासा नहीं करना है, लोगों को जान से हिरासा करना, लोगों को माल से हिरासा करना, लोगों को इज़्ज़त व आबरू से हिरासा करना, लोगों की किसी भी चीज़ से आप किसी भी चीज़ का खौफ पैदा करके इंसान को हिरासा करना, वो तो किसी सोसाइटी में किसी तौर पर भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब दूसरी बात यह है कि उस ओहदे पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये तो फिर हमें बहुत सी चीज़ों में जाकर देखना होगा कि कौन शख्स किस ओहदे पर बैठा है और किस किस को किस तरह से हिरासा करता है। हमने क्या कर लिया है, नैब के चेयरमैन का एक पूरी की पूरी वो चली थी एक वीडियो, और उसमें उनके बारे में क्या क्या बातें हो रही थी और किस किस तरह से हिरासमेंट का मामला चल रहा था, तो हमने तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। कार्रवाई सबके साथ होना चाहिए, एक क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इल्ज़ाम लगने के बाद तहकीकात होनी चाहिए, उसके बाद सारे मामलात ऐसे होने चाहिए, तय होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में हरासमेंट या हरासा करना, इस पर तो इदारों के अंदर भी होता है कि कानून लागू किया जाए। कोई भी इदारा हो, प्राइवेट इदारा हो, तो उस इदारे को खुद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, खुद से कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए ऐसे शख्स के खिलाफ? मेरे ख्याल में डॉन ग्रुप ने शायद कहा है इस तरह की तहकीकात के लिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है कि वो तहकीकात के सिलसिले में क्या हुआ है, किसी को तहकीकाती अफसर बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, कोई कमेटी बनाई गई है नहीं बनाई गई है। मैं आपको एक हवाला देता हूँ। एक वाक़या हुआ था, कुछ दो सीनियर लोगों को अगवा करके उसमें शुमाली वज़ीरिस्तान ले जाया गया, और रिटायर अफसर थे हमारे मिलिट्री के, और दोनों को जो है वो कत्ल कर दिया गया था। और एक कत्ल के बारे में, ख़ास तौर पर एक कत्ल के बारे में कहा गया कि एक एंकर के बारे में कि वो ज़िम्मेदार हैं। तो उस ग्रुप ने एक कमेटी बनाई थी और मैं उस कमेटी को हेड कर रहा था, और एक और उनके चैनल के हेड थे और एक और उनके डायरेक्टर करंट अफेयर थे, वो उस कमेटी के मेंबरान थे। हमने तहकीकात की थी, हमने सारी चीज़ों के बारे में मालूमात की थी, बहुत जगहों पर हमने जाकर इन्वेस्टिगेट किया था और फिर एक रिज़ल्ट भी निकाला था। तो एक चीज़ इस तरह की अगर किसी इदारे पर आती है, किसी अखबार पर, चैनल पर आती है, तो उसके बारे में तहकीकात उसका इदारे को इंटरनल करना चाहिए, क्योंकि इस इदारे पर तो वैसे भी इनके पास तो एक वो होते थे, इन्होंने भी एक मुहतसिब अपने मुकर्रर कर रखे थे, उनका इंतकाल हुआ है। आखिरी सवाल ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि इल्ज़ाम लगाया जामी ने, एक प्राइवेट पर्सन है,
तो हमीद हारून साहब ने उसका जवाब देने की बजाय कह दिया कि जी ये इदारे हैं इसके पीछे, उन्होंने जो मुल्क की सालमियत के इदारे हैं उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। ये तो बहुत ही बुरा किया उन्होंने, इसकी क्या जरूरत है, क्यों? नहीं, किसी पर भी इल्ज़ाम लगता है तो वो पहले तो अपनी सफाई देना, और दूसरा ये कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसके बारे में आप देखेंगे कि वो कौन है और किस तरह का आदमी है। अगर उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उन इदारों से जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि जनाब ये इदारे जो हैं वो उसको आगे कर रहे हैं। अगर उस आदमी के अपने मामलात जो हैं वो इदारों के साथ ऐसे ना हों, अगर वो ख़ुद भी इस तरह की चीज़ों में रहे हैं कि इदारों के ऊपर उनके भी क्वेश्चन रहे हैं, सवालात रहे हैं बहुत सी चीज़ों पर, और तो ऐसा आदमी फिर वो इलाही कैसे बन जाएगा किसी इदारे का, और कोई इंस्टीट्यूशन कैसे उसको इस्तेमाल कर सकेगा जो ख़ुद उस इदारे के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात रखता हो, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता हो। तो मेरे ख्याल में इस तरह के इल्ज़ामात से पहले खुद ही इदारे को अपनी तहकीकात करानी चाहिए ताकि सारे मामलात सामने आ जाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन इसका मसला ये है कि एक बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, आबडे साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।